ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। हम उस जीवन की परवाह नहीं करनी चाहिए जिसकी हमने अपने लिए कल्पना की है, ताकि उसको स्वीकार कर सकें जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये किसने कहा है? जोसेफ कैंपबेल ने कहा है। नई राह दिखाती औषधीय खेती। जलवायु परिवर्तन की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं आजकल। इसका प्रभाव भी हर किसी पर पड़ रहा है। ये आप देखेंगे कि भारत की धरती सदियों से ऐसी जड़ी बूटियों की जननी रही है जिन्होंने केवल रोगों का उपचार ही नहीं किया, बल्कि जीवन जीने की भारतीय दृष्टि को भी आकार दिया है। कभी गांवों के आंगन में तुलसी का चौरा, खेतों में की मेड़ों पर नीम, जंगलों में गिलोय, घरों की रसोई में हल्दी केवल परंपरा नहीं थे, बल्कि लोक स्वास्थ्य की मजबूत व्यवस्था थे। आज जब दुनिया रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभाव से परेशान होकर फिर प्रकृति की ओर लौट रही है, तब भारत की औषधीय खेती एक नए युग की दस्तक बनकर सामने खड़ी है। देश का किसान अब केवल गेहूं, धान, कपास, गन्ने की फसल तक सीमित नहीं रहना चाहता है। बदलती जलवायु, खेती की बढ़ती लागत, घटता लाभ और बाजार की अनिश्चितता ने किसानों को नए विकल्पों की तलाश के लिए प्रेरित किया है। और इसी दौर में औषधीय पौधों की खेती आशा की नई किरण बनकर उभरी है। अश्वगंधा, एलोवेरा, तुलसी, सर्पगंधा, आंवला, गिलोय, गुग्गल और शतावरी जैसी फसलें किसानों के लिए आय का नया आधार बन रही हैं। केंद्र सरकार भी इस संभावना को समझ रही है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के माध्यम से किसानों को औषधीय पौधों की खेती पर 30 से 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। उद्देश्य केवल खेती बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत को वैश्विक हर्बल बाजार में मजबूत पहचान दिलाना है। सरकार नर्सरी विकास, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन जैसी व्यवस्थाओं को भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। दरअसल यह समय केवल खेती बदलने का नहीं, बल्कि खेती की सोच बदलने का है। और आप देखें कि आज दुनिया स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल और दवाओं से नहीं जोड़ रही है, और बल्कि जीवन शैली, भोजन और प्राकृतिक उपचार से भी जोड़कर देख रही है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को यह एहसास कराया कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है। इसी दौरान भारतीय काढ़ा, हल्दी, बाला दूध, गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा जैसी औषधीय जड़ी बूटियों की मांग अचानक बढ़ गई है। यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में आयुर्वेद और हर्बल उत्पादों के प्रति विश्वास बढ़ा है। भारतीय आयुष उद्योग का विस्तार अब लाखों करोड़ रुपए के बाजार की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस बदलती वैश्विक सोच का सबसे बड़ा लाभ भारत के किसानों को मिल सकता है, विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्यों में, जहां पानी की कमी और सूखा हमेशा चुनौती रहे हैं। वहां औषधीय खेती वरदान साबित हो सकती है। गुग्गल, अश्वगंधा और एलोवेरा जैसी फसलें कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है। कई औषधीय पौधे पौधे ऐसी भूमि में भी उगाए जा सकते हैं जहां पारंपरिक खेती लाभकारी नहीं रह जाती। यही कारण है कि अब युवा किसान और शिक्षित ग्रामीण भी इस क्षेत्र में रुचि लेने लगे हैं। औषधीय खेती का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसमें मूल संवर्धन की अपार संभावनाएं हैं। यदि गांव स्तर पर ही सुखाने, छटाई करने, तेल निकालने, पाउडर बनाने, पैकेजिंग करने जैसी इकाइयां विकसित हों, तो किसान केवल कच्चा माल बेचने तक सीमित नहीं रहेगा, वह एक लघु उद्यमी की तरह अपनी आय बढ़ा सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी बढ़ेगा और पलायन कम होगा। महिलाओं की स्वयं सहायता समूह भी हर्बल प्रसंस्करण और घरेलू उत्पाद निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज कई राज्यों में औषधीय खेती की पहल हो रही है। गंगा किनारे विकसित किया जा रहा हर्बल गलियारा इसका उदाहरण है। यदि किसी क्षेत्र में एक साथ बड़ी मात्रा में औषधीय पौधों की खेती होती है, तो वहां प्रसंस्करण इकाइयां और खरीदार आसानी से विकसित हो सकते हैं। इससे किसानों को बाजार की स्थिरता मिलेगी और निर्यात की संभावना भी बढ़ेगी। मगर तस्वीर का दूसरा पक्ष भी उतना ही अहम है। औषधीय खेती जितनी आकर्षक दिखाई देती है, उसकी चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या बाजार की अनिश्चितता है। कई किसान उत्साह में औषधीय पौधे लगा लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें उचित खरीदार नहीं मिलते हैं। कई बार कंपनियां शुरुआत में ऊंचे दाम का वादा करती हैं, लेकिन फसल तैयार होने पर कीमतें गिर जाती हैं। बिचौलियों का हस्तक्षेप भी किसानों के लाभ को कम कर देता है। औषधीय पौधों की खेती में गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण होती है। केवल पौधा उगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें आवश्यक औषधीय तत्वों की मात्रा भी
मानकों के अनुरूप होनी चाहिए और इसके लिए वैज्ञानिक खेती, उचित बीज परीक्षण और पैमारण की जरूरत होती है। सामान्य किसान के लिए यह प्रक्रिया अभी भी जटिल और खर्चीली है। यदि प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन मजबूत नहीं हुआ तो किसान अपेक्षित लाभ नहीं उठा पाएंगे। एक बड़ी चिंता जैव विविधता की भी है। बढ़ती व्यावसायिक मांग के कारण कई दुर्लभ जड़ी बूटियों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जंगलों से अवैज्ञानिक तरीके से संग्रहण पर्यावरण के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए औषधीय खेती को केवल व्यापारिक अवसर के रूप में ही नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान के संवर्धन से जोड़कर देखना होगा। जैविक खेती, जल संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी यहाँ अत्यंत आवश्यक है। भारतीय ग्रामीण समाज में औषधीय ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि लोक जीवन में बसा हुआ है। गांव में दादी नानी पीढ़ियों से घरेलू उपचारों का ज्ञान सजोती आई है। आदिवासी समुदायों के पास अनेक दुर्लभ वनस्पतियों की जानकारी है। दुर्भाग्य से आधुनिक विकास की दौड़ में यह ज्ञान धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। यदि औषधीय खेती को इस लोक ज्ञान से जोड़ा जाए तो यह केवल आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम भी बन सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि औषधीय खेती को केवल सरकारी योजना या फिर अनुदान तक सीमित न रखा जाए। कृषि विश्वविद्यालयों, आयुष संस्थानों और वैज्ञानिकों और किसान संगठनों को मिलकर ऐसा मॉडल विकसित करना होगा जिसमें किसान उत्पादन से लेकर विपणन तक आत्मनिर्भर बन सके। गांव स्तर पर औषधीय मंडियां, परीक्षण प्रयोगशालाएं और प्रसंस्करण इकाइयां विकसित करनी होगी। किसानों को फसल चयन से लेकर बाजार की मांग तक की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। डिजिटल तकनीक भी इस क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल सकती है। यदि किसानों को मोबाइल पर बाजार भाव, खरीदारों की जानकारी और खेती संबंधी सलाह मिले तो वे बेहतर निर्णय ले सकेंगे। निर्यात के लिए गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन की सरल व्यवस्था भी जरूरी होगी। दुनिया जब रसायनों से थक कर फिर मिट्टी, वनस्पतियों, प्राकृतिक उपचारों की ओर लौट रही है तब भारत के पास अपनी परंपरा ज्ञान के बल पर वैश्विक नेतृत्व का अवसर है। यदि नीति, विज्ञान और किसान की मेहनत का सही संगम हो जाए तो भारत के गांव केवल अन्न भंडार नहीं रहेंगे बल्कि वे दुनिया के स्वास्थ्य प्रहरी बन सकते हैं। खेतों की हरियाली तब केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक नहीं होगी बल्कि मानवता के स्वस्थ भविष्य की आशा भी बनेगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। ये आप देखिए जीवन का सलीका। आज के समय में जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि लोग लगभग हर बात को लाभ और हानि के तराजू में तौलने लगे हैं। कोई काम करने से पहले मन में पहला प्रश्न उठता है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। यदि लाभ दिखाई देता है तो हम तुरंत आगे बढ़ते हैं। यदि लाभ स्पष्ट ना हो तो कई बार हम उस काम से दूरी बना लेते हैं। धीरे धीरे यह सोच हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही है। मगर क्या सच में जीवन की हर बात को लाभ हानि से मापा जा सकता है? क्या रिश्ते, भावनाएं और मानवीय संवेदनाएं भी किसी व्यापारिक हिसाब किताब का हिस्सा हो सकती हैं? यदि हम थोड़ा गहराई से सोचें तो समझ में आता है कि जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा वही है जहां कोई गणना या माप तौल नहीं होता है। लेकिन आज के समय में आप देखिए सब कुछ बदलता जा रहा है। मुझे लगता है कि इस दौर में जितना स्वार्थी इंसान है किसी दौर में नहीं रहा होगा। सबसे बड़ा उदाहरण माता पिता का प्रेम है। वे अपने बच्चों के लिए अनगिनत त्याग करते हैं, उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। माता पिता ने अपने बच्चों के लिए कितनी नींद खोई, कितनी बार अपनी इच्छाएं दबाई, कितनी मेहनत की, इसका कोई हिसाब भी नहीं रखते हैं। वे कभी यह नहीं सोचते हैं कि बच्चे को पालने पोसने में कितना निवेश हुआ है और उससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा। उनके लिए बच्चे की खुशी ही सबसे बड़ी कमाई होती है। वास्तव में माता पिता हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वार्थ और लाभ हानि का कोई स्थान नहीं होता है। मगर जब हम अपनी उम्मीदों के आधार पर किसी से जुड़े होते हैं और सामने वाला व्यक्ति उस पर खरा नहीं उतरता तो गहरी ठेस पहुंचती है। इसी तरह शिक्षक और छात्र का संबंध भी केवल औपचारिक नहीं होता है। एक सच्चा शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा करके अपना कर्तव्य समाप्त नहीं मानता। वह कमजोर विद्यार्थी को अलग से समझाता है, उसे प्रेरित करता है, उसके भीतर आत्मविश्वास जगाने की कोशिश करता है। कई बार शिक्षक कक्षा के बाद भी समय देकर छात्रों की शंकाएं दूर करते हैं, उनके जीवन से जुड़े प्रश्नों पर मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें इसके बदले कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता। फिर भी वे ऐसा करते हैं क्योंकि उनके लिए छात्र की प्रगति और सफलता ही सबसे बड़ा संतोष होती है। दोस्ती भी ऐसी ही भावना है जिसे किसी गणित से नहीं मापा जा सकता है। आजकल शिक्षकों का हाल तो देख लीजिए आप लोग, कमाई के अलावा कुछ उन्हें दिख ही नहीं रहा है। उसके लिए सच हो झूठ हो सब परोसा जा रहा है।
सच्चा मित्र कठिन समय में साथ खड़ा रहता है। वह यह नहीं सोचता है कि इससे उसे क्या मिलेगा। मान लीजिए कि आपका कोई मित्र अचानक रात में मदद के लिए कहे, तो उसे अस्पताल जाना हो या किसी समस्या में सहारा चाहिए, उस समय यदि हम लाभ हानि सोचने लगे तो मित्रता का मूल्य ही समाप्त हो जाएगा। सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाए जाए। दैनिक जीवन भी हम कई ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं जिनका कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है, फिर भी वे हमारे मन को सच्ची खुशी देते हैं। जैसे बस में किसी बुजुर्ग या महिला को अपनी सीट दे देना, किसी अनजान व्यक्ति को रास्ता समझा देना, किसी परेशान मित्र की बात धैर्य से सुन लेना या सड़क पर खड़े किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद करना। इन कार्यों से हमें कोई मुनाफा नहीं मिलता, लेकिन संतोष और खुशी जरूर मिलती है। पंचतंत्र की कहानियों में भी इस बात को सुंदर ढंग से समझाया गया है। एक प्रसिद्ध कथा में कबूतरों का एक समूह शिकारी के जाल में फंस जाता है। वे मिलकर जाल सहित उड़ जाते हैं और अपने मित्र चूहे के पास पहुंचते हैं। चूहा बिना किसी स्वार्थ के जाल को काटकर उन्हें मुक्त कर देता है। उसने यह नहीं सोचा कि इससे उसे क्या फायदा होगा, वहां केवल सच्ची मित्रता और सहयोग था। यह कहानी हमें सिखाती है कि संबंधों की ताकत लाभ हानि से नहीं बल्कि विश्वास और सहयोग से बनती है। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में कई बार लोग रिश्तों में भी लाभ ढूंढने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह संबंध उनके काम आएगा या नहीं, मगर सच्चाई यह है कि जो संबंध केवल स्वार्थ पर टिके रहते हैं वे अधिक समय तक नहीं टिक पाते हैं। सच्चे संबंध वही होते हैं जिनमें अपनापन, विश्वास, सम्मान और सच्चाई हो। वास्तव में जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें वही हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। माता पिता का स्नेह, दोस्तों का साथ, शिक्षा का मार्गदर्शन और किसी अनजान व्यक्ति की छोटी सी मदद, इन्हें किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता है। जब हम भावनात्मक जुड़ाव के बजाय इस बात पर ध्यान देने लगते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, तो रिश्तों का मूल अर्थ की ही समाप्त होने लगता है। जीवन कोई व्यापार की किताब नहीं है जहां हर पंक्ति में लाभ हानि का हिसाब लिखा जाए। यदि हम हर संबंध और हर कार्य को केवल स्वार्थ और लाभ की दृष्टि से देखने लगेंगे तो जीवन से संवेदनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। सच्चा सुख उस समय मिलता है जब हम बिना किसी अपेक्षा के कुछ अच्छा करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कान देते हैं या किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जीवन की असली संपत्ति वह नहीं जो हमारे खाते में जमा होती है, बल्कि वह है जो हमारे व्यवहार और रिश्तों में दिखाई देती है। सच यही है कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें वही होती हैं जिन्हें लाभ हानि के तराजू में नहीं तोला जा सकता है। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हुआ अगर तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इस समझौते पर संकट। अमेरिका और ईरान के बीच हुए करार के बाद उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिम एशिया में फिर से शांति और स्थिरता कायम हो जाएगी, मगर इजराइल का आक्रामक रूप इस पर पानी फेरता नजर आ रहा है। और ये आपने भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को इस युद्ध में इजराइल ने ही लाया था, इजराइल ने ही फंसाया था, और अब आप कहते हैं कि वो इजराइल नहीं चाहता है कि युद्ध खत्म हो। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना, रूस है, यहाँ यूक्रेन देखने को मिल जाएगा, ये ईरान है, तेहरान इसकी राजधानी है, ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी, ये लेबनान है, ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, और यहाँ आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इजरायली सेना ने गुरुवार रात दक्षिणी लेबनान में कई स्थानों को लक्ष्य बनाकर हमले किए, जिसके बाद अमेरिका ईरान के बीच प्रस्तावित वार्ता को फिलहाल टाल दिया गया। इससे प्रारंभिक शांति समझौते के क्रियान्वयन पर ही सवाल खड़े हो गए। इस समझौते के तहत 60 दिनों के भीतर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर स्थायी सहमति बनाने हॉर्मुज जलमार्ग में तेल परिवहन व्यवस्था को सामान्य करने का लक्ष्य रखा गया, मगर इजरायल के तल्ख तेवर वार्ता की राह में बाधक बन रहे। सवाल है कि क्या अमेरिका ने ईरान के साथ करार से पहले इजरायल के नेतृत्व को विश्वास में नहीं लिया था? क्या यह समझौता इजरायल के लिए कोई मायने नहीं रखता? आखिर क्या वजह है कि ईरान को लेकर अमेरिका के नरम रूप के बावजूद इजरायल लेबनान के मोर्चे से पीछे हटने को तैयार नहीं है? कहा जा रहा है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप को फंसाया था किसने? इजरायल ने। अब इजरायल को फंसा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए कब तक ये समझौता रहेगा, स्थायी रहेगा, नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में फ्रांस में ईरान के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि ईरान के नेतृत्व ने अलग से दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे।
दोनों देशों के बीच हुए इस करार के मुताबिक ईरान को अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में कम करना होगा और परमाणु हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता दोहरानी होगी। हालांकि इससे जुड़े कई अन्य मुद्दों पर आगे बातचीत होनी बाकी है, जिसके लिए शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में वार्ता की शुरुआत की जानी थी और इसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को शामिल होना था, मगर गुरुवार को देर शाम वेंस ने अचानक यह यात्रा रद्द कर दी। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई ठोस वजह नहीं बताई गई, लेकिन खबरों के मुताबिक इजराइल की ओर से लेबनान पर हमले तेज करने के कारण फिलहाल वार्ता टाल दी गई है। सवाल है कि जब द्विपक्षीय समझौते में पश्चिम एशिया में सभी मोर्चों पर तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही गई, तो इजरायल लेबनान में हमले क्यों जारी रखे हुए? इजरायल का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उसके सैन्य बल तब तक लेबनान से नहीं हटेंगे जब तक हिजबुल्लाह से उत्पन्न खतरे को समाप्त नहीं कर दिया जाता। समझौते के क्रियान्वयन पर संशय का एक पहलू यह भी है कि ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग को खोलने पर सहमति तो जता दी, लेकिन इस मार्ग की निगरानी का प्रभाव संभाल रहे प्राधिकरण ने समझौते के बाद नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें सभी जहाज संचालकों से अपना पंजीकरण कराने को कहा गया। इसलिए आशंका जताई जा रही कि हॉर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही के लिए ईरान शुल्क वसूलने की व्यवस्था लागू कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो तेल और गैस परिवहन की लागत बढ़ जाएगी और जिससे इसकी कीमतों में इजाफा होना स्वाभाविक है। यानी ऊर्जा के मौजूदा संकट की वजह से भारत समेत जिन देशों में महंगाई बढ़ी है, वहां आम लोगों को ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद भी कम ही रहेगी। वहीं अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देश ईरान की ओर से जहाजों पर शुल्क लगाने के सख्त खिलाफ हैं और ऐसे में शांति समझौते के तहत वार्ता शुरू करने तथा उसे अंजाम तक पहुंचाने की राह आसान नहीं होगी। जोखिम में बच्चे। सरकार के तमाम दावों के बावजूद देश में बाल तस्करी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसका जाल देश के भीतर भी ही नहीं बल्कि सीमा पार तक फैला हुआ है। विभिन्न राज्यों में सक्रिय गिरोह छोटे बच्चों से लेकर नवजात शिशुओं का अपहरण करते हैं, बाद में उनकी खरीद फरोख्त भी की जाती है। हैरत इस बात की है कि इन आपराधिक गतिविधियों में ऐसे लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं जो लोगों का जीवन बचाने के पेशे से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में गुरुवार को बाल तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश होना बड़ी सांठगांठ की ओर इशारा करता है। पुलिस का दावा है कि इस गिरोह में एक चिकित्सक एवं अस्पताल का मालिक भी शामिल है, जो निसंतान दंपतियों में से संभावित खरीदारों की पहचान करता था। अगर देश की राजधानी के किसी अस्पताल में ही इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है तो दूसरे शहरों में कानूनी व्यवस्था की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। सवाल है कि मानव तस्करी के खिलाफ सख्त कानून के बावजूद इससे जुड़े गिरोह अपन आसानी से बच्चों का अपहरण कर उसकी खरीद फरोख्त कैसे करते हैं। इसमें दो राय नहीं कि यह पुलिस व्यवस्था और निगरानी तंत्र की लापरवाही और कर्तव्य में कोताही का ही नतीजा है। दिल्ली पुलिस ने बाल तस्करी में जिन 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वे काफी समय से विभिन्न राज्यों में सक्रिय थे। वे बच्चों का अपहरण कर उन्हें दिल्ली लाते थे, यहाँ एक निजी अस्पताल में उन्हें रखा जाता था। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह पिछले 1.5 साल में 30 से अधिक बच्चों को बेच चुका है। सवाल है कि पुलिस को इस गिरोह की भनक पहले क्यों नहीं लग पाई? क्या पुलिस का निगरानी एवं खुफिया तंत्र इतना कमजोर है कि उसे अस्पताल जैसे सार्वजनिक संस्थानों में चल रही आपराधिक गतिविधियों की भी जानकारी नहीं मिल पाती है? जाहिर है कि जब तक पुलिस प्रणाली को चुस्त दुरुस्त जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तब तक किसी भी तरह के अपराध पर अंकुश नहीं लग पाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।